Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Naeem Ahmed and I am your chemistry teacher. Today we discuss about physical chemistry chapter number 1 basic concepts. तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स जी। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर है, उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटम को, एविडेंस ऑफ एटम को, मॉलिक्यूल को, आयन को, रिलेटिव एटॉमिक मास को एंड आइसोटोप्स को, मास स्पेक्ट्रोमीटर को, एनालिसिस एंड देन जाके हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला वर्सेस मॉलिक्यूलर फार्मूले। इसमें सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं एटम की। एटम जो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently and may take part in a chemical reaction। इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की कि दो तरह की कैटेगरी है, मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट। एटम ऐसा हो सकता है जो एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता, यानी एलिमेंट्स के मुख्तलिफ तरह के एटम्स हो सकते हैं जिनमें दो तरह की कैटेगरी है। मे एग्जिस्ट वाले कौन से हैं और मे नॉट एग्जिस्ट वाले कौन से हैं, अभी देख लेते हैं। मे एग्जिस्ट के लिए जरूरी है कि डियर स्टूडेंट ये क्या हो, स्टेबल हो, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या तो इनका डुप्लेट कंप्लीट कर रही हो या इनका ऑक्टेट कंप्लीट कर रही हो, या तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, या इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 हो या फिर NS2 NP6 हो। तो या फिर दूसरी कैटेगरी वो है बेटा जो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाते? ड्यू टू देयर अनस्टेबिलिटी, और इनके अंग इनकम्प्लीट होंगे डुप्लेट और ऑक्टेट। अब यहां देखें जरा, वो एटम्स जो एग्जिस्ट करेंगे उनमें नोबल गैसेस हैं क्योंकि इनके आखिरी शेल मुकम्मल होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। और उसी के साथ यहां देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता, H2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन एटम की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता, O2 की शक्ल में या O3 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन ये भी एटम की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता, N2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। हाँ ये। अब इसके आगे देखें बेटा, हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी। अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास एटम जो है उसमें और कुछ और इंफॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी हैं कि एटम मेड अप ऑफ मोर देन 100 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइप्रियॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। इसी तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास हो सकते हैं जो कि एग्जिस्ट करेंगे किसके अंदर, एटम के अंदर। एटम इन तमाम के तमाम पार्टिकल्स पे चूंकि कंपोज होगा, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद देखें बेटा, हमारे पास है बट ओनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं। ये तकरीबन हर एटम के अंदर मौजूद होंगे, हर एटम इनसे मतलब कंपोज करेगा। अब यहां अगर देखते हैं कि हमारे पास इन्हीं मतलब जो है कि पार्टिकल्स को जस्ट हम कह सकेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी मैंने अभी आपको ये बताया स्टूडेंट्स कि बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मोर देन 100 पार्टिकल्स आर देयर इन एन एटम, बट only 3 particles, electron, proton, neutron, they are present in almost every atom। इस वजह से हम इन्हें कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, बट हाउ, ये कैसे पॉसिबल है कि एटम न्यूट्रल होगा, उसे देखते हैं जरा। कि हमारे पास है आउटर पोर्शन, एक होता है न्यूक्लियस। बेटा आउटर पोर्शन जो है उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस वजह से तकरीबन सारा का सारा आउटर पोर्शन जो है वो न्यूट्रल होगा। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ओवरऑल चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसी के बराबर आउटर पोर्शन यानी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों चार्जेस चूंकि बराबर हैं, इस वजह से हम ये कहेंगे कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उसके बाद देखें, हम यहां ये कहेंगे कि तकरीबन हमारे पास हमारा सारा का सारा जो मैस है एटम का, वो किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, एक न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो हैवियर होंगे बेटा, जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत वीकर होता है, लाइटर पार्टिकल है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि तकरीबन सारा का सारा मैस किसका वाला, एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता होता है। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ कि हमारे पास हिस्ट्री में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है बेटा एटम का क्या है, एटम के बारे में किस किस साइंटिस्ट ने या किस किस एरा में क्या क्या किया गया, इसे देखते हैं जरा। इसमें सबसे पहले देखें डेमोक्रिटस, एक ग्रीक फिलोसोफर है बेटा, इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसने सबसे पहले
एटमॉस का नाम जो है तजवीज किया था। एटमॉस का मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल, जो कि डिवाइड ना हो सके, नॉट टू बी कट, जैसे फर्दर कट करना पॉसिबल ना हो, उसे हम कहते हैं इंडिविजिबल। और ये लफ्ज ग्रीक वर्ड एटमॉस से निकला है, एटम, इसी वजह से चूंकि इसका मतलब क्या था? नॉट टू बी कट यानी इंडिविजिबल, इस वजह से आजकल हम इसे एटम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जॉन डाल्टन, अगर इसकी बात की जाए बेटा तो ये इंग्लिश स्कूल टीचर है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। एटॉमिक थ्योरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एटम की जो थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी, उसमें क्या क्या बताया गया था जरा गौर से सुन लें। नंबर 1 कि हमारे पास एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। नंबर 2 कि सारा का सारा मैटर या तो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बनता है या डिफरेंट टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलता है। और दूसरी बात कि जब भी कभी हम उस मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो वो फ्यू एटम्स जो है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हमें हासिल हो जाते हैं। जैसे कि एटम्स मिलके सब्सटेंस बनाते हैं, इसी तरह से सब्सटेंस टूट के एटम्स पे दोबारा से मतलब जो है कि डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मॉडर्न रिसर्च बेटा हमें ये बताती है कि मोर देन 100 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी अगर हम ये कहें कि न्यूक्लियस के अंदर तो मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है। और न्यूक्लियस के बाहर जस्ट एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैकब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस के नाम से इसे जाना जाता है, स्वेडिश केमिस्ट है बेटा ये। और इसने 2 काम किए। नंबर 1 एटॉमिक सिंबल्स का मतलब सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, और नंबर 2 एटॉमिक मैसेज जो है, एटॉमिक वेट जो है मालूम किए डिफरेंट एटम्स के लिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जरा जी। हम यहां बात कर रहे थे स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सबसे पहली बात कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना स्मॉलेस्ट है कि अगर हम यहाँ ये कहें कि ये फुल स्टॉप, एक सिंपल फुल स्टॉप ले लें पेन का, तो उसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन एटम्स होंगे, मतलब 20 लाख एटम्स होंगे। दूसरी चीज अगर बेटा हम यहाँ देखें कि एक्सरे एनालिसिस इसका देखें, तो एक्सरे एनालिसिस के अंदर हमारे पास एक्सरे एनालिसिस वो एनालिसिस है जो हमें मैस के बारे में, साइज के बारे में बता के एटम के एविडेंस को क्लियर करेगा। इसमें 2 चीजें हैं, मैस ऑफ एन एटम, और नंबर 2 क्या है? साइज ऑफ एन एटम। इसमें देखें अगर हम मैस ऑफ एन एटम की बात करें तो ये 10⁻⁻21 मिलीग्राम में है, 10⁻⁻24 ग्राम में है, 10⁻⁻27 किलोग्राम में है। इसी तरह से यानी इतना कम मैस है कि अगर इसकी मेजरमेंट हम करें तो इसको स्मॉलेस्ट मैस मेजरमेंट यूनिट में देखते हैं, जिसे हम एटॉमिक मैस यूनिट कहते हैं, या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मैस को, मतलब इनको हम जाहिर करते हैं किससे? AMU से। इसमें 1 AMU बेटा जो है वो 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। अब ये देखते हैं कि इस तरह से कैसे पॉसिबल है कि ये वैल्यू कहां से आई है कि 1 AMU जो है बेटा इनवर्स होता है किसका? भला ग्राम्स में Na यानी एवोगैड्रोस नंबर्स का। इट इज द इनवर्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर्स इन ग्राम्स। जैसे चेक करें, इसी बात को अगर हम लिखें तो 1/Na इन ग्राम्स, तो 1/6.02 इंटू 10⁻23, और ये यूनिट आ गया 7 ग्राम। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इस ग्राम को अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 21 बन जाएगा माइनस में, और अगर किलोग्राम में लेके जाएंगे तो -27 हो जाएगा किलोग्राम में। अब उसके साथ साथ एक और बात देखें कि हम अब यहाँ बात करते हैं साइज ऑफ एन एटम की। अब जो साइज ऑफ एन एटम है बेटा, उसमें हमें 2 चीजें साइज क्लियर करती हैं। नंबर 1 रेडियस, नंबर 2 डायामीटर। रेडियस जो है अगर हम बात करें बेटा तो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। यहां देखें रेडियस, पहली बात तो यह है कि साइज ऑफ एन एटम को विजिबल लाइट को यूज करके ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता। हम इसे यूज करने के लिए, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको डिटरमिन करने के लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बजाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं या फिर एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ रेडियस जो है बेटा 0.1 नैनोमीटर या फिर 0.1 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि नैनो का मतलब है 10⁻⁹ मीटर में, या फिर एंगस्ट्रॉम में अगर देखें तो 1 एंगस्ट्रॉम बनता है 1 इंटू 10⁻⁻10। अब डायमीटर देखें तो डायमीटर चूंकि इसका डबल था तो डायमीटर आ जाएगा 0.2 नैनोमीटर, यानी 0.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या फिर 2 एंगस्ट्रॉम 2 इंटू 10⁻10 मीटर में। अब अगर बेटा हम एक ग्रेफाइट मतलब जो है उसको देखते हैं, इमेज को देखते हैं, जो कि 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके हमारी बुक के अंदर दिखाई गई है, उसमें देखें बेटा जब हम इसे देखते हैं तो हमें 2 चीजें नजर आती हैं। नंबर 1 कि ब्राइट बैंड्स
और नंबर 2 डार्क लाइंस। बेटा ये बात समझने वाली है कि ब्राइट बैंड्स कार्बन के लेयर्स को जाहिर करता है, जबकि जो डार्क लाइंस हैं, डार्क स्पेसेस हैं, वो एम्प्टी स्पेसेस को जाहिर कर रही होती हैं। जरा सवाल पैदा होता है कि सर ऐसा कैसे है। इसमें देखें ब्राइट बैंड जो है बेटा, हमेशा जब हम एक्सरेज फॉल करवाएंगे किसी मतलब पार्टिकल के ऊपर, तो वहां मैटर के अंदर जहां जहां एटम्स मौजूद होंगे वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, तो वो जगह रोशन नजर आएगी। जैसे हम आमतौर पर अपनी बॉडी का एक्सरे करवाते हैं तो हड्डियों वाली जगह जो सॉलिड होती है, जहां मतलब जो है हड्डियां मौजूद होती हैं, वो हमें क्या होती है, ब्राइट नजर आती है, जबकि जहां जहां मसल्स होते हैं वो हमें डार्क नजर आता है, तो वहां सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, इसमें देखें कि अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या है, एटम में और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वहां क्या था, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहां क्या है हमारे पास जो है बेटा कि विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब शर्त है कि अगर कोई चीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का जो एग्जिस्ट करता है तो ही वो क्या है, मॉलिक्यूल है, अदरवाइज वो मॉलिक्यूल नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा यहां देखें जरा, हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो इसमें देखें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल किस किस बुनियाद पे हो सकता है, एटॉमिसिटी की बुनियाद पे, टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पे, या साइज और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। तो देखें एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी असल में बेटा कहते हैं हम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी जितने एटम होंगे किसी मॉलिक्यूल में वही उसकी एटॉमिसिटी होगी। जैसे H2 में 2 एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल जो है उसकी एटॉमिसिटी क्या हुई बेटा 2। इसी तरह से NH3 में 4 एटम्स हैं तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हुई 4। यहां देखें एटॉमिसिटी में मोनो एटॉमिक, वो तमाम के तमाम एटम्स, वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो एक ही एटम पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, मोनो एटॉमिक। जो 2 पे कंसिस्ट करेंगे उन्हें डायटॉमिक, और जो मोर देन 2 पे कंसिस्ट करेंगे उन्हें पोली एटॉमिक कहेंगे। जैसे देखें H2 है और O2 है, ये डायटॉमिक है, जबकि CH4, NH3, H2O या फिर C6, H12 एंड O6, इसमें भी हम देख सकते हैं बेटा कि 2 से ज्यादा एटम्स हैं, इस वजह से हम इसको भी क्या कह सकते हैं, पोली एटॉमिक। उसके बाद हम साइज के एतबार से अगर हम बात करें, साइज या मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हमारे पास 2 तरह की कैटेगरी है। नंबर 1 माइक्रो मॉलिक्यूल्स और नंबर 2 क्या है बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर या लेस, ठीक है बेटा। माइक्रो, अब यहां देखें स्मॉलर इन साइज या फिर क्या है, लेस मॉलिक्यूलर वेट, जैसे ग्लूकोज, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे सुक्रोज। जी बेटा, सुक्रोज, ग्लूकोज वगैरह ये आमतौर पे क्या है बेटा, ये माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल में अगर देखें तो लार्जर साइज, और दूसरी चीज क्या है बेटा, हायर मॉलिक्यूलर वेट। हायर मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए बेटा, अगर मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास अगर इसकी हम बात करें बेटा, अगर ये रेंज करता है 1000 ग्राम तक, तो तब ये बेटा स्टॉडिंगर वो साइंटिस्ट है बेटा जिसने हमें मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। उसके मुताबिक अगर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास अगर वो जो है बेटा 1000 ग्राम पर मोल तक जाता है, 1000 ग्राम पर मोल तक जाता है, तो देन हम किसी मॉलिक्यूल को कहेंगे कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। जी, जैसे लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं एंड प्रोटीन्स वगैरह हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हमारे पास बेटा लास्ट जब हम हीमोग्लोबिन की बात अगर करते हैं तो हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करती है, और ये मतलब जो है कि लंग्स से लेके टिश्यूज तक और टिश्यूज से लेके लंग्स तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, इसलिए इसे कैरियर प्रोटीन कहा जाता है। कंसिस्ट करती है बेटा ऑलमोस्ट 10,000 एटम्स के ऊपर, और ये इसकी एटॉमिसिटी है, मतलब इसकी एटॉमिसिटी तकरीबन 10,000 एटम्स पे मुश्तमिल है। इसके बाद बेटा 68,000 टाइम्स हैवियर होती है ये, किससे, हाइड्रोजन के मुकाबले में 68 टाइम्स हैवियर है। उसके बाद हम बात करते हैं आयंस के हवाले से कि आयंस क्या हैं। आयंस वो तमाम के तमाम एटम्स होते हैं जो कैरी करते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायन की कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सबसे पहली चीज कि पॉजिटिव चार्ज होता है नंबर 2 फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एटम लॉस करता है
तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और एक और बात बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग कि जब कोई कैटाइन की आप बात करते हैं तो कैटाइन अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है। उसकी रीजन क्या होती है, जरा गौर से सुन लें कि जब भी कभी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया बेटा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम के अंदर बराबर होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब कभी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं तो फिर क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के कम होने से प्रोटॉन कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से। और नंबर 2, बाद औकात एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के साथ साथ जो शेल है, आउटर शेल जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि बेटा जब भी कभी, ये बात जरा गौर से सुन लें कि जो शेल है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन होगा। व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन रेजाइड्स देयर इज शेल एग्जिस्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो शेल है, अदरवाइज शेल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो शेल लॉस हो सकते हैं। यहां देखें जरा, जब इलेक्ट्रॉन मैंने कहा लॉस होंगे तो कंपैरेटिव अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को मोर स्ट्रांगली पावरफुली अट्रैक्ट किया जाएगा। नंबर टू शेल लॉस्ट हो सकता है। इसकी वजह से जो चार्ज, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा बेटा, ऐसे ऐसे हमारे पास जो है साइज जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑर्डर जो होगा कंपैरेटिव वो क्या होगा, R3 पॉजिटिव, इसका साइज सबसे कम है, R2 पॉजिटिव इससे ज्यादा है, R पॉजिटिव इससे ज्यादा, और जो न्यूट्रल एटम है वो सबसे ज्यादा। मींस दैट कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा तो हमारे पास होता यह है कि जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। उसके बाद देखें जरा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। इस वजह से ये प्रोसेस कौन सा होता है बेटा, एंडोथर्मिक। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं कि सोडियम जो है उसका एटम, उसका साइज होता है बेटा 186 पिकोमीटर, जबकि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका साइज जो है बेटा कितना हो जाता है, 95 पिकोमीटर। आप चेक कर सकते हैं 186 से 95। तो इसका मतलब है कैटाइन का साइज ऑफ द कैटाइन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर या स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। उसके साथ साथ बेटा हमने यहाँ लिखा है डेल्टा H, मतलब जो हीट एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हुई है वो कितनी है, प्लस 496 किलो जूल पर मोल। मतलब हीट एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, सॉरी। तो यहाँ देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। तो इसके लिए बेटा ये सारा का सारा प्रोसेस जो है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन का वो एंडोथर्मिक नेचर का होता है। अब उसके साथ साथ हम आते हैं किसकी तरफ, एनाइन की तरफ। एनाइन जो है बेटा सबसे पहली चीज नंबर 1 कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नंबर 2 फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का गेन तब भी एनाइन है, एक से ज्यादा तब भी एनाइन है। उसके बाद है बेटा ग्रेटर देन, मतलब इसके साइज के एतबार से अगर हम बात करें तो ये अपने पेरेंट एटम से साइज में लार्जर होता है, ग्रेटर होता है। उसकी वजह कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे शेल एक्सपैंड करेगा, और नंबर 2 आने वाला इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान जो रिपल्शन है उसको अकोमोडेशन के लिए शेल को एक्सपैंड होना पड़ेगा। और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज वही है। इस वजह से बेटा रिमेनिंग जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी, शेल एक्सपैंड होता जाएगा, इस वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखें बेटा यहां अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कैटाइन के सिलसिले में यहाँ जो जितने इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हुए, उनके बराबर उसका चार्ज होगा। एनाइन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वो उसका चार्ज एनाइन के बराबर होगा। इसका अगर हम कंपैरेटिव साइज चेक करें तो कंपैरेटिव साइज में बेटा जितना चार्ज बढ़ेगा नेगेटिव में, साइज उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, साइज बढ़ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, मजीद बढ़ गया, तीसरा मजीद बढ़ गया। इस तरह से शेल एक्सपेंशन से हमारे पास जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल्स में हमारे पास कैटाइन में एग्जांपल्स क्या आती है, सोडियम पॉजिटिव, इसके अलावा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इंडिकेट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। यहां देखें फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड। फ्लोराइड जो है बेटा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है, इस वजह से -1 चार्ज है। O2 नेगेटिव ये शो करता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। N3 नेगेटिव ये शो करता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसके साथ साथ हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्लोरीन। इसका अब इसके पेरेंट साइज का मतलब एटम का जो पेरेंट साइज है वो कितना है बेटा,
99 पिकोमीटर। जब हम बात करेंगे क्लोराइड की, तो चूंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बना है, शेल एक्सपैंड होने से बना है, अब यहाँ न्यूक्लियर रिडक्शन कम हुई है, इस वजह से इसका साइज बढ़ गया है और वो हो गया 181 पिकोमीटर। 99 पिकोमीटर से 181 पिकोमीटर का होना साइज के एक्सपेंशन है, साइज का बढ़ना है। अच्छा, अब आगे देखें, अगला टॉपिक हमारे पास है बेटा आइसोटोप्स। आइसो मीन सेम और टॉप्स मीन प्लेसेस, मतलब they are present at the same places in periodic table, that's why they are named as isotopes। सबसे पहले एग्जिस्टेंस जो है आइसोटोप्स की, उन्हें अगर हम बात करें कि आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस जो है बेटा वो क्या है, आइसोटोपी कहलाती है। जबकि इसे फर्स्टली स्टडी किया गया सॉडी साइंटिस्ट का नाम है बेटा जिसने इसने सबसे पहले स्टडी किया। उसके बाद देखिए जरा इन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस, मतलब जी जो है यानी एटॉमिक नंबर वो क्या है बेटा सेम है, और ए यानी मैस क्या है बेटा डिफरेंट, एटॉमिक मैस डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या है सेम है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, अब यहां देखें जरा, अगर हम बात करें कि हमारे पास आइसोबार्स क्या होंगे, जिनका एटॉमिक मैस सेम है और एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो डिफरेंट है। इनकी एग्जांपल देखें, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, दोनों का मैस जो है वो क्या है 14 है। हालांकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मैस सेम होने की वजह से दे आर टर्म्ड एज आइसोबार्स। उसके बाद है बेटा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के अंदर सेम न्यूट्रॉन होते हैं। देखें, पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर है, 39 इसका एटॉमिक मैस है। अगर कैलकुलेट किया जाए तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है बेटा 20। यहाँ आर्गॉन के अंदर इधर देखें ये 18 है और इसका मैस जो है बेटा 38 है, तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है 20। उसके बाद देखें बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं बेटा, जिनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एमसीक्यूज बनते होते हैं इसलिए मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आपकी बुक के अंदर आइसोटोप्स था, मैंने आइसोबार बताया, आइसोटोन बताए एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताई। ओके, ये आपके पास जो है बेटा फंगेट में अक्सर पूछे जाते हैं। यहां देखें जरा, फ्लोराइड है, इसका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का क्या होता है 9, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9 से 1 प्लस करके 10। नियॉन 10 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया 10 रह गए। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लॉस हो गए, फिर से 10 बचे। एल्यूमिनियम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लॉस करने के बाद दे ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। यहां देखें बेटा एग्जांपल्स आइसोटोप्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन 612 होता है, कार्बन हमारे पास 613 होता है, कार्बन 614 होता है, तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं 3। अब इसके अलावा देखें बेटा, मैं आपको ये बताता चलूं कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होती है। पहली बात तो ये है कि इसे हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर से मालूम करेंगे। किससे मालूम करेंगे, मैस स्पेक्ट्रोमीटर से। अच्छा, एक और चीज कि हमारे पास बेटा जो रिलेटिव अबंडेंस है वो होती क्या है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप और डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा 100 आइसोटोप्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एन एलिमेंट। यानी 100 आइसोटोप्स हैं किसी भी एक एलिमेंट के, उनके अंदर से किसी एक पर्टिकुलर टाइप के जितने भी आइसोटोप्स हैं 100 में से, दैट इज इट्स रिलेटिव अबंडेंस। उससे आगे हम चलते हैं बेटा कि हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस के हवाले से कुछ, यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन का चार्ट आपके सामने फ्लो चार्ट डायग्राम बनाऊंगा, वो जरा अच्छे तरीके से सुन लें। नंबर 1 कि हमारे पास नेचुरली अकरिंग कितने हैं बेटा 240 हैं, जिन्हें चूंकि नेचुरली अकरिंग होते हैं इस वजह से हम इन्हें स्टेबल कहेंगे, तो ये नॉन रेडियो एक्टिव है। और दूसरे क्या है बेटा, हमारे पास जो है इनमें अगर हम बात करते हैं कि इनमें से 240 में से 280 में से ये 240 क्या हो गए नॉन रेडियो एक्टिव और 40 क्या हो गए रेडियो एक्टिव। क्या है, रेडियो एक्टिव। अच्छा, आगे चलें बेटा, तो इस तरह से ये टोटल मिला के कितने हो गए 280 ये नेचुरली अकरिंग होते हैं बेटा, उनमें से 240 है स्टेबल और 40 क्या है बेटा रेडियो एक्टिव। उसके बाद देखें बेटा, अगर हम इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास इनमें देखें, इनमें से 86 यानी 240 में से 86 वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर दोनों ओड हैं। इस सूरत में ये वो कंडीशन है बेटा जब कभी ऐसा हो जाए कि किसी भी एलिमेंट के लिए उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस दोनों ही ओड हों, तो उस वक्त जो है बेटा कभी भी एलिमेंट 2 से ज्यादा आइसोटोप्स नहीं रखता। बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखें जरा, हमारे पास 154 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें आइसोटोप्स हैं बेटा, जिनमें
A यानी एटॉमिक मास भी इवन है और Z मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या है, इवन है, उस वक्त ये हाईली स्टेबल होंगे। उनमें से जो कि हाईली स्टेबल हैं उनमें से भी 5 ऐसे होते हैं बेटा जो मोस्ट स्टेबल हैं और तकरीबन अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। हाँ जी हाँ बेटा, 50% बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का। देखें जरा, अगर यहां हम बात करें बेटा कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनके लिए शर्त क्या है कि इनका एटॉमिक मास जो है बेटा, एटॉमिक मास इनका मल्टीपल ऑफ 4 होता है। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ये मोस्ट स्टेबल होंगे। जैसे इनमें देखें ये क्या बनाते हैं बेटा, 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। ठीक है, इनमें अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे बेटा, इन्हें हम याद रखेंगे ओ मग सी काफी, ओ मग सी काफी। इसमें देखें बेटा हमारे पास ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास, यहां देखें ये 32 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, 24 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, 28 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, 40 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, 56 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 हैं। इस वजह से आपको मैंने इसका ट्रिक क्या बताया, ओ मग सी काफी। क्या? ओ मग सी काफी। और इसमें देखें जरा, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड फेरम, ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं बेटा जो मोस्ट स्टेबल हैं और ये 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। चलें आइए अब देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड। जी बेटा, यहां देखें आइसोटोप से मुतालिक मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूं कि सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, यानी आइसोटोप्स में सिमिलर क्या होगा और डिसिमिलर यानी डिफरेंट क्या होगा। इसमें देखें सिमिलैरिटीज में अगर हम देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी बेटा, सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों सेम होगी? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ताल्लुक बेटा एटॉमिक नंबर से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होंगे और अगर वो सेम हुए तो डेफिनेटली केमिकल प्रॉपर्टीज उन्हीं पर डिपेंड करती हैं। तो जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। उसके बाद पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, जी बेटा पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल वो बिल्कुल सेम होगी। उसी वजह से बेटा हमने इनका नाम क्या रखा है, आइसोटोप्स। मैं पीछे बता के आया था आपको, आइसो मीन सेम और टॉप्स मीन प्लेसेस। इसी वजह से इनको आइसोटोप्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, एट द सेम पोजीशन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद बेटा डिसिमिलैरिटीज क्या हैं? डिसिमिलैरिटीज में सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, जिनकी वजह से देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर बेटा डिफरेंट होंगे उन्हीं की वजह से एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। तो वो तमाम प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करेंगी, दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली दे बिकम्स डिफरेंट। उसके बाद देखें जरा रिलेटिव अबंडेंस। जी बेटा रिलेटिव अबंडेंस जो है वो भी डिफरेंट होगी। हाफ लाइफ जो है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये तमाम की तमाम चीजें इनमें डिफरेंट होंगी। उसके बाद देखें जरा हमारे पास आइसोटोप्स की एलिमेंट्स की टाइप्स हमने बयान की हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहले है बेटा मोनो आइसोटोपिक। मोनो मीन आपके पास, आप जानते हैं, वन को बोलते हैं, यूनिट को बोलते हैं, और आइसोटोपिक जिनके आइसोटोप्स एक हैं बेटा वो क्या है, इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता चलूं, एफएग। जी बेटा एफएग, AFIG। उसमें आर्सेनिक, सबसे पहले ए फॉर आर्सेनिक, AR इसका सिंबल होता है, F फॉर फ्लोरीन, F इसका सिंबल होता है, I फॉर आयोडीन, I इसका सिंबल होता है, और G फॉर गोल्ड, जी बेटा AU, ऑरम इसका सिंबल AU है, वैसे गोल्ड है ये। तो इस वजह से आपने इन चारों एलिमेंट्स को याद करने के लिए क्या क्या करना है बेटा, एफेग। जी बेटा एफेग आपने याद रखना है, ठीक है, एफेग। अच्छा, इससे आगे अगर हम चलते हैं, पोली आइसोटोपिक एलिमेंट्स वो होते हैं बेटा जिनमें हमारे पास जो है बेटा 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप्स जिनके होते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन उनमें वो हैं बेटा जिनके 2 आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। सल्फर के 4 आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा निकल जो है बेटा उसके 5 आइसोटोप्स हैं। कैडमियम और प्लेडियम इसके 6 आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद देखें बेटा हमारे पास जो है जो कैल्शियम और प्लेडियम है, सॉरी, इनके 6 आइसोटोप्स होते हैं। कैडमियम जो है इसके 9 आइसोटोप्स होते हैं, और टिन जो है इसके 11 आइसोटोप्स हैं, और सिल्वर के 16 आइसोटोप्स हैं। यस, सिल्वर के कितने आइसोटोप्स हैं बेटा, 16 आइसोटोप्स हैं। उसके बाद देखें जरा, ये मुकम्मल तौर पे हमारे पास टॉपिक था आइसोटोप्स का जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी देखें नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जी बेटा मैस स्पेक्ट्रोमीटर, बेटा ये वो टेक्निक है, वो इंस्ट्रूमेंट, पहली बात तो ये है कि मैं स्पेक्ट्रोमेट्री किया है, ये वो टेक्निक है जिसके अंदर हम एग्जैक्ट मैसेज मालूम करते हैं किसी भी आइसोटोप्स के, किसी भी एक एलिमेंट के, और उनको मालूम कैसे करते हैं ये बात जरा गौर से सुन लें। ऑन द बेसिस ऑफ
M/E रेशो यानी मास टू चार्ज रेशो, जो बराबर होती है H²R²/2E के। इनमें जी क्या क्या चीजें हम मालूम कर सकते हैं इसके जरिए से? एग्जैक्ट मैसेज जी बेटा, रिलेटिव अबंडेंस, और उसके बाद नंबर ऑफ आइसोटोप्स। जी बेटा दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एग्जैक्ट मैसेज, रिलेटिव अबंडेंस, और उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ये तमाम चीजें हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मिलती हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस टेक्निक में इस्तेमाल होता है। जी बेटा इसके अंदर देखिए हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर है, जैसे कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। और दूसरी चीज जो है बेटा, ये उसकी बुनियाद इसकी भी क्या थी? M/E यानी मास टू चार्ज रेशो। डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसके लिए ये जानना जरूरी है बेटा कि वो एलिमेंट्स, वो ये इन उन एलिमेंट्स के लिए है बेटा जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जी बेटा सॉलिड स्टेट में अगर कोई मतलब आपके पास मैटर है, एलिमेंट है, तो उसको हम उसके आइसोटोप्स मालूम करने के लिए डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे पास मॉडर्न जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले वेपोराइजेशन चैम्बर होता है, उसके बाद आयोनाइजेशन चैम्बर है, देन एक्सेलरेशन, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन है, आयन कलेक्टर है, रिकॉर्डर है, जिसके जरिए से हम क्या करते हैं बेटा? मैस स्पेक्ट्रोग्राफ बनाते हैं। तो चलें मैं इन्हें बगैर लिखे हुए आपके साथ डिस्कस करता हूं, जरा ध्यान से सुन लें। सबसे पहले देखें जरा, हमारे पास जब कभी कोई भी मतलब मैटर है, कोई एलिमेंट है, उसके आइसोटोप्स को हमने उसके मैसेज को मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसे इनलेट के जरिए से उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। साथ ही वहां लगा होगा वेपोराइजेशन चैम्बर। वेपोराइजेशन चैम्बर में बेटा हीटेड टंगस्टन फिलामेंट्स होते हैं, उनकी हीट के जरिए से वो सब्सटेंस सबसे पहले वेपोराइज होता है, वॉलेटाइलाइज होता है, मतलब उसके वेपर्स बनते हैं। और देन जब ये वेपर्स बनते हैं बेटा, तो ये बात याद रखिएगा कि उनका प्रेशर बहुत कम रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁷ टॉर तक हम मतलब उसका प्रेशर मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। जी बेटा यहाँ पे वेपोराइजेशन चैम्बर के साथ साथ हम यहाँ वैक्यूम पंप यूज करते हैं ताकि उसके प्रेशर को कम से कम रखा जा सके। आयोनाइजेशन चैम्बर, अब हम क्या करते हैं बेटा? इसको आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज कैसे करते हैं? बाय बम्बार्डिंग हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं, उसके जरिए से हम इलेक्ट्रॉन थ्रो करते हैं उन वेपर्स के ऊपर, ताकि वहां से क्या हो सके बेटा? यहां जरा ध्यान से सुन लें कि हमारे पास अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो ये M जो है बेटा, यानी पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बेटा, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ये स्ट्राइक हो जाएंगे। तो अब इस तरह से बेटा इसके आयोनाइज होने से, जैसे मतलब आयोनाइजेशन चैम्बर में मैं आपको फिर से बता दूं कि हम यहाँ पे एक वो मतलब जो है कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेंगे हाई एनर्जी, और उस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको आयोनाइज कर दिया जाएगा। जी आयोनाइज किया जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज मतलब जब इसके ऊपर आ गया है तो इसको एक्सेलरेट करना बहुत आसान हो गया। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे? नेगेटिव ग्रिड अप्लाई करेंगे, जिसका वोल्टेज जो है बेटा हम कितना रखेंगे? 500 से लेके हमारे पास 10,000 वोल्ट्स तक। जी बेटा ये हमारे पास वोल्टेज रखा जाएगा ताकि हम क्या कर सकें? नेगेटिव ग्रिड इनको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ेगी और ये डेफिनेटली क्या हो जाएंगे? एक्सेलरेट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे गुजारेंगे मैग्नेट के जरिए से। मैग्नेट जो है असल काम मैग्नेट ने करना है, क्योंकि ये यहाँ पे एनालाइजर के तौर पे सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जी बेटा यहाँ पे फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास जो है बेटा क्या है, अगर लेट्स सपोज करंट थंब की डायरेक्शन में है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर से लग रहा है, तो मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड होगी। जी इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग्स रूल। ठीक है, अब इसके अंदर देखें जरा, अगर हम यहाँ पे अब ऐसे करते हैं तो हमारे पास होता ये है कि ये सेपरेट कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ M/E, जो मैस टू चार्ज है। अब मैस देखें जरा, मैस तो इनका डिफरेंट है, लेकिन चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज इनके ऊपर सेम है, तो मैस डिफरेंट होने की वजह से रेशो क्या हो जाएगी बेटा? डिफरेंट। और उस रेशो के डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा बेटा? हमारे पास ये सारा का सारा डिफरेंट प्लेसेस पे आयन कलेक्टर पे गिरेगा। अब ये आयन कलेक्टर पे जब गिरेगा तो आयन कलेक्टर पे गिरने के बाद चूंकि पॉजिटिव चार्ज मूव करता हुआ वहां जा रहा है तो अपना करंट प्रोड्यूस करेगा।
तो जितने ज्यादा आइसोटोप्स होंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। करंट की इंटेंसिटी हमें बताएगी रिलेटिव अबंडेंस, यानी हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप आर देयर, ठीक है। यानी जितने ज्यादा हमारे पास आइसोटोप एक ही टाइप के होंगे उनका करंट उतना ही ज्यादा होगा। और उसके बाद जो है बेटा उनकी रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास आ जाएगी। रिकॉर्डर क्या करेगा, रिकॉर्डर के पास जब हम ये डाटा भेजेंगे तो रिकॉर्डर हमें स्पेक्ट्रोग्राफ बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पेक्ट्रोग्राफ। अब यहां जरा ध्यान से सुन लें बेटा, स्पेक्ट्रोग्राफ जो होगा वो एक ग्राफ होगा जिसमें हमारे पास दो एक्सेस होंगे, एक एक्स एक्सेस जिसमें हम मैस नंबर्स लेंगे, एक वाई एक्सेस जिसके ऊपर हम क्या लेंगे बेटा, रिलेटिव अबंडेंसेस लेंगे। जी क्या लेंगे, रिलेटिव अबंडेंस। अच्छा, इस ग्राफ के जरिए से हमें दो चीजें मिलेंगी। नंबर एक, नंबर ऑफ पीक्स वो बराबर होंगी किसके, नंबर ऑफ आइसोटोप्स के। यानी लेट से कि हमारे पास ब्रोमीन जो है उसका हम स्पेक्ट्रोग्राफ देखते हैं तो उसमें दो ही पीक्स मिलेंगी। तो दो पीक्स हमें क्या बताएंगी कि हमारे पास दो टाइप के आइसोटोप्स हैं। अगर नियॉन की बात करें तो स्पेक्ट्रोग्राफ में हमें तीन पीक्स मिलेंगी। तो नंबर ऑफ पीक्स हमें क्या बताएंगी, नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो बेटा यहां जरा ध्यान से सुन लें कि जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं वो नंबर ऑफ पीक्स से हमें पता चलेंगे। नंबर टू, हाइट ऑफ पीक। तो जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा पीक उतना ही ज्यादा हाइट पे जाएगी और उतनी ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस होगी। तो दोबारा से बता दूं कि रिलेटिव अबंडेंस का ताल्लुक हाइट ऑफ पीक से है, जबकि हमारे पास जो है नंबर ऑफ आइसोटोप्स का ताल्लुक किससे है, नंबर ऑफ पीक से है। तो जी बेटा ये तमाम चीजें वो हैं जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेनी है। चलें अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा यहां देखें, मैस स्पेक्ट्रोमीटर से जो हमें स्पेक्ट्रोग्राफ मिलता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक एक्स एक्सिस पे हमें मैस नंबर्स मिलते हैं और वाई एक्सिस पे हमें रिलेटिव अबंडेंस मिलती है। यहां देखें ये वाई एक्सिस है बेटा, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास है रिलेटिव अबंडेंस। और उसके बाद जो है बेटा अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, एटॉमिक मास है। जैसे कि नियॉन है तो नियॉन में हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं, तीन तरह के, 20, 21 एंड 22। अब देखें जरा हमारे पास इसकी अबंडेंस कितनी आई, 90.92%। इसकी अबंडेंस कितनी आई, 0.257%। और ये है बेटा 8.82। ये अगर देखा जाए बेटा रिलेटिव अबंडेंस को तो परसेंटेज अबंडेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस। ठीक हो गया ना। अब परसेंटेज अबंडेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 100 में से ये कितने हैं, 100 में से ये कितने हैं, 100 में से ये कितने हैं, तो ये इनकी परसेंटेज आ गई। डेफिनेटली इस तरह से अगर हम चाहें तो इनके साथ परसेंटेज के साइन भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद देखें जरा, और ये एग्जांपल हमारे पास किसके लिए थी, फॉर नियॉन। अब हम एक और बात यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे कि कुछ एमसीक्यूज इससे मुताल्लिक मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले वो आपसे यहां पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रेशर। ठीक है, यहां अगर हम बात करें वैक्यूम पंप जो हमने लगाया है उसके जरिए से हमने यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया था लो, और प्रेशर कितना था तो आप बता सकते हैं 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻7 टॉर तक। और उसके साथ साथ बेटा ये आपसे पूछ सकता है वाई, फॉर इजी एक्सेलरेशन, फॉर इजी एक्सेलरेशन। अगर प्रेशर कम होगा तो आयंस जो है बेटा एक दूसरे से दूर होंगे, उनको एक्सेलरेट करना क्या होगा, इजी, फॉर इजी मोड ऑफ एक्सेलरेशन आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नेगेटिव ग्रिड आपने अप्लाई की। why we use the negative grid, हम यहाँ पॉजिटिव प्लेट भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, नेगेटिव ग्रिड ही हमने क्यों इस्तेमाल किया, उसकी वजह ये थी कि हमने जब आयोनाइज किया था पार्टिकल्स को तो उनके ऊपर चार्ज क्या था, पॉजिटिव। तो उन पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने अट्रैक्ट करना है, उनकी वेलोसिटी को बढ़ाना है, यानी उन्हें एक्सेलरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव ग्रिड अप्लाई करेंगे। फिर दूसरी चीज कि इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए, वोल्टेज 500 से लेके 10,000 वोल्ट्स तक होना चाहिए। इसका m/e जो है बेटा वो बराबर होगा किसके, h²r² से। यहां से अक्सर एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि अगर हम यहां से क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बाय कीपिंग एच कांस्टेंट, व्हाट शुड बी या व्हाट विल हैपन विद डिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अगर देखा जाए तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ E जो है, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन ये याद रखिएगा, E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। क्यों, क्योंकि जब दो चीजों की रेशो बेटा एक कांस्टेंट के बराबर होती है, दो चीजों की रेशो एक कांस्टेंट के बराबर हो, तो अगर हम किसी एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी अल्टीमेटली बढ़ती है। क्यों, ताकि हम मतलब जो है यहाँ इस आंसर को क्या रख सकें, कांस्टेंट।
जी बेटा, अब अगर हम यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं बाय कीपिंग एच कांस्टेंट, तो आर डेफिनेटली बढ़ेगा। आर क्या होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। और आर डिफ्लेक्शन के क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे बताएं कि अगर ई बढ़ती है तो आर तो बढ़ता है, और अगर आर बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? कम। तो अक्सर जो एमसीक्यू आया होता है उसमें आपने टिक करना है डिफ्लेक्शन के साथ क्या होगा? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जवाब क्या होगा बेटा? आप यहां कहेंगे कि डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर जाएगी। जी बेटा, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है एनालिसिस का। अब एनालिसिस को डिफाइन बड़ा आसान तरीके से किया जा सकता है। वो क्या है कि हम किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन की अगर स्टडी करें तो दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस, यानी द स्टडी ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एनालिसिस, इज कॉल्ड एनालिसिस। इसमें देखें बेटा, हमारे पास अगर लेट्स से कि हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 हमारे पास कोई कंपाउंड है और हमसे कहा गया कि इसका एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस दो तरह का होता है बेटा। नंबर वन, अगर देखा जाए कि एनालिसिस की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं। नंबर वन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि क्वालिटी बताएगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। ये बातें याद रखनी है बेटा, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। नंबर एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और नंबर टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए आपने याद रखना है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, और क्वांटिटेटिव के लिए याद रखना है हाउ मच दे आर प्रेजेंट। क्या? हाउ मच दे आर प्रेजेंट। यहां देखें जरा जी, अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज में बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसका क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है। हमने ये बताया कि ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे, तो वो कौन से थे? कार्बन था, हाइड्रोजन था एंड ऑक्सीजन था। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अब हमें ये बताना है कि हाउ मच दे आर प्रेजेंट, मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी है। उसमें देखें, अगर हमने ये देखना है कि इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है बेटा, तो उसके लिए देखिए जरा, मैस ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाइड बाय क्या है बेटा? 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखिए जरा, मैस ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मैस ओवर क्या है? मैस ऑफ कंपाउंड, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 100। देखें, अगर देखा जाए कि यहां हमारे पास ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज में कार्बन जो है बेटा कितना है? अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन आपके पास जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 6। कार्बन के एटम्स 6 हैं। एटॉमिक मास कितना है? 12। 6 इंटू 12 कितना होगा? 72। तो मैस ऑफ एन एलिमेंट कितना हुआ? 72। मैस ऑफ कंपाउंड क्या है? अगर हम देखें बेटा तो मैस ऑफ कंपाउंड जो है, ग्लूकोज का ओवरऑल मोलर मास कितना होता है? 180, और मल्टीप्लाई जब करेंगे 100 से तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 40%। कितना बन जाएगा? 40%। इसी तरह से हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो मैस ऑफ एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन का? यहां अगर ग्लूकोज में देखें तो 12 है। 12 ओवर हमारे पास मैस ऑफ कंपाउंड कितना है? 180, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 100। इसे जब चेक करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बेटा 6.66%। कितना बनेगा? 6.66%। जी बेटा, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि जनाब अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। यूएचएस के लास्ट टाइम एमसीक्यूज थे, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास जो है जो डायमोनियम फॉस्फेट है उसमें नाइट्रोजन जो है उसकी परसेंटेज क्या है। उसके बाद देखें जरा, अगर हम यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा तो वो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने का तरीका भी बिल्कुल वही है। अब इसमें क्या करेंगे हम? मैस ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ ऑक्सीजन अगर देखा जाए, ऑक्सीजन के एटम्स कितने? 6। इसका मैस कितना होता है? एटॉमिक मैस कितना होता है हमारे पास? 16। 16 इंटू 6 96, डिवाइड बाय क्या हुआ बेटा? 180, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हुआ हमारे पास? 100। तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा? 53.33%। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड की अगर परसेंटेज एनालिसिस, परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। फिर से बताता चलूं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने ये बात याद रखनी है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, और क्वांटिटेटिव में हाउ मच दे आर प्रेजेंट। इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इसमें परसेंटेजेस बतानी है, दैट्स इट। यहां देखें हमारे पास, अगर हम इस एनालिसिस की आगे बात करें जो हमारे सिलेबस में शामिल है बेटा, वो है कंबशन एनालिसिस। यस सर, कंबशन एनालिसिस। बेटा ये जरा ध्यान से सुन लें, कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन हमारे पास किसी भी उस बर्निंग को कहते हैं जिसमें सोल प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो, सोल प्रोडक्ट क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यहां देखें, सबसे पहले इसे जोसेफ
लुइस गे लॉसेक नाम के साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। जी बेटा, उसमें देखें हमारे पास अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ देखें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसे 50% KOH जो है बेटा उसमें एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जबकि जो वाटर बनता है उसको बेटा MgClO4 ट्वाइस, MgClO4 ट्वाइस, जी बेटा MgClO4 ट्वाइस क्या है, मैग्नीशियम परक्लोरेट, मैग्नीशियम परक्लोरेट में इसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब, और देन परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाली जाती है कैसे, कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ कंपाउंड इनटू आपके पास क्या है 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है। इसी तरह से जब आप क्या करेंगे बेटा परसेंटेज निकालेंगे हाइड्रोजन की, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा जो बात अब मैं बोलने लगा हूं, मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ कंपाउंड इनटू क्या होगा 2.016। जी, हाइड्रोजन के लिए आप क्या करते हैं 1.008 कहते हैं, लेकिन कंबशन एनालिसिस में यहां पे मैस ऑफ हाइड्रोजन जो आपने लिखना है वो कितना लिखना है, H2 के लिए लिखना है, और वो बनेगा बेटा 2 इंटू 1.008, तो वो बनेगा 2.016। ठीक है बेटा, अब यहां चेक करें क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, मैस ऑफ वाटर जो कि एब्जॉर्ब हुआ ओवर मैस ऑफ कंपाउंड इनटू 2.016 डिवाइडेड बाय क्या है 18 इंटू 100। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है अगर उसके मुतालिक हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि डिफरेंशियल मेथड इस्तेमाल करेंगे हम। वाई वी यूज द डिफरेंशियल मेथड, डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर कर सकते बेटा, उसमें देखें जरा कंबशन जो ट्यूब है, कंबशन जो अपरेटस होता है हमारे पास, उसमें दो तरह से ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है। एक तो कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डेफिनेटली हम वो मतलब जो है कंपाउंड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जिसमें तीन चीजें हों, नंबर 1 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन चीजें अगर होंगी तो कंबशन एनालिसिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर जरा ध्यान से सुन लें, हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, इनलेट के जरिए से इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी दे रहे हैं कंबशन के लिए, और नंबर 2 कंपाउंड के अंदर भी वो मौजूद है। इस तरह से तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। तो हम अगर करेक्टली से मालूम करना चाहते हैं तो हम परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को जमा करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल मेथड, और इसके जरिए से हम क्या करेंगे बेटा कंबशन एनालिसिस मतलब जो है कि ये काम करेंगे। अब इस कंबशन एनालिसिस को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। जी बेटा, पहले तो ये सुन लें कि स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले कंबशन एनालिसिस में हम परसेंटेज कंपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम इनके मोल्स मालूम करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मोल्स। तीसरा स्टेप जो है बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास एटॉमिक रेशो मालूम करने का। जी, एटॉमिक रेशो, उसे मालूम करने का तरीका क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे पास सबसे पहले परसेंटेजेस मालूम की, उसके बाद मोल्स मालूम किए, रेशो मालूम करने के लिए लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू से सारे मोल्स को डिवाइड कर देंगे। जैसे जैसे देखें, अगर यहां हम बात करें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, तो जो कार्बन के मोल्स आए हैं, हाइड्रोजन के मोल्स आए हैं, ऑक्सीजन के मोल्स आए हैं बेटा, इनको उनसे डिवाइड करेंगे जो सबसे कम वैल्यू है मोल्स की, उससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास रेशो आ जाएगी। इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करेंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला सबसे पहले बेटा ये सिंपलेस्ट रेशो बताता है एटम्स के दरमियान। क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशो किसके दरमियान, एटम्स के दरमियान इन अ कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोबारा से सुन लें, एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशो बताता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होल नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी मॉलिक्यूल में। नंबर 2 इट्स एप्लीकेबल, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, ठीक है बेटा, अगर यहां हम बात करें इज एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड, जबकि जो हमारे पास ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट्स ओनली फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, इट्स नॉट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कभी मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते, और वो चीजें जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करती बेटा, वो हमारे पास जो है, ये बात याद रखिएगा कि उनमें हमारे पास उनके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा नहीं जा सकता। तो ये आयनिक के लिए भी है, कोवेलेंट के लिए भी है, लेकिन ये जस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि वही मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद
हम बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करते हैं बाय कंबशन एनालिसिस। किसके जरिए से? बाय कंबशन एनालिसिस। जबकि यहां अगर हम बात करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा डिटरमिन किया जाता है बाय वेपर डेंसिटी मेथड। जी बेटा, किसके जरिए से मालूम किया जाता है? वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए से। किसके जरिए से? वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए से। और उसके बाद हमारे पास अगर हम यहां पे बात करते हैं बेटा, तो ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये इन आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला रखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं रखते। जी, अगर एक और बात करें बेटा कि हमारे पास इनके दरमियान रिलेशन क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर होता है। अगर हमें हमारे पास देखें बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला या कंबशन एनालिसिस के जरिए से कहा जाए कि हम क्या मालूम करें बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करें और गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? मॉलिक्यूलर मास अगर दिया हो और एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करने के लिए दिया जाए, तो पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड करेंगे और n कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? n कैलकुलेट करेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा। और देन जाके हम क्या करेंगे बेटा? देन जाके हम n कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो भी है, लेट्स से कि n की वैल्यू आई है 2, लेट्स से कि n की वैल्यू क्या है 2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है बेटा? ये है CH2O। और यहां देखें अब हमने मालूम करना है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखें बेटा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बेटा ये बन जाएगा क्या? C2H4 और O2। इस तरह से पहले हम क्या मालूम करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर हम मालूम करेंगे n, एंड देन जाके n को एम्पिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का फर्स्ट हाफ, और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी तक के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को बड़ा मजा आया होगा, बड़ा अच्छे से समझ आया होगा, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।